बैठिए। कहाँ तक बताया गया था? ठीक। चलिए ऑनलाइन वाले, यूट्यूब वाले ध्यान देंगे। शुरू किया जाए। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे, शुरू किया जाए। यस, फास्ट कमेंट करेंगे, यस वाले। पहला सवाल देखेंगे। क्या हो गया? एक ही क्वेश्चन, क्या करें? फिर आगे नहीं है क्वेश्चन? चलो। कहता है कि सूखे के कारण से, कहता है सूखे के कारणों में से कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावशाली है? बताइए तो। जलवायु परिवर्तन। कौन परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन। ये घटना देखेंगे। जलवायु परिवर्तन अगर हो रहा है तो यह जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन होगा तो मौसम में बदलाव हो जाएगा। वर्ष में ठंडा गर्मी और बरसात, ठंडा गर्मी और बरसात, मौसम परिवर्तन होता है, ये ठीक है। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन हो गया तो ये गंभीर समस्या है। क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो है मॉनसून। क्या है? मॉनसूनी। और भारत की जलवायु जब मॉनसूनी है तो ये मौसम को दो भाग में बांटते हैं। एक शुष्क काल। कौन काल? काल का मतलब होता है सूखा, शुष्क काल का मतलब। और एक है आर्द्र काल। कौन काल? आर्द्र काल। कौन काल? तो भारत की जलवायु कैसी है? मॉनसूनी। कैसी है? इसके दो पीरियड हैं, शुष्क और क्या? आर्द्र। शुष्क और, अब शुष्क और आर्द्र की बात करेंगे तो शुष्क काल में दो मौसम होता है। एक आपका होता है शीत ऋतु। कौन ऋतु? इसको ठंडा बोलते हैं। और इसी में एक जो होता है वो ग्रीष्म होता है। कौन होता है? कौन? ग्रीष्म ऋतु। कौन ऋतु? तो बताओ ठंडा के बाद क्या आता है? अरे ठंडा के बाद क्या आया? इससे पहले ठंडा था, ठंडा के बाद क्या आया? और एक जो मॉनसूनी पीरियड जो होता है आर्द्र काल। कौन? आर्द्र काल में है वर्षा ऋतु। कौन ऋतु? कौन ऋतु? अब इसी ऋतु पर शीत ऋतु आया बढ़िया। अगर शीत ऋतु, जब आपकी जलवायु बढ़िया होगी तो आपकी जलवायु क्या है? तो अगर मॉनसून बेहतर रहा तो आपका ठंडा भी क्या होगा? अच्छा होगा। और ठंडा जब बेहतर होगा तो ठंडा में ध्यान रखिएगा कि ठंडा जब बेहतर होगा तो ठंडा में होने वाले फसल, रबी फसल, गेहूं, चना, मसूर, अरहर, सब बढ़िया होगा जब ठंडा बढ़िया होगा। ठंडा में अगर जो गर्मी जैसा मौसम हो जाए तो रबी फसल होगा, कृषि प्रभावित हो जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ठीक होना चाहिए। गर्मी जब बढ़िया होगा तो जायद फसल बढ़िया होगा। अभी वर्षा हो जाए तो जितना खीरा, ककड़ी, मूंग है सब खत्म होगा कि नहीं होगा? अगर अभी गर्मी और अगर अभी पूरा बारिश हो जाए तो, अगर गर्मी में अगर बारिश हो रहा है तो वो जलवायु परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? कौन परिवर्तन? तो अभी पानी की कोई आवश्यकता है उतना? क्योंकि पानी की आवश्यकता होगी कब? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में अगर पानी, जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा मॉनसून अप्रभावित हो जाएगा। मॉनसून अप्रभावित जब हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि वर्षा
में वर्षा होगा नहीं। अब वर्षा में वर्षा नहीं होगा तो यहाँ खरीफ फसल की बात करेंगे, खरीफ फसल में धान समाप्त हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल कौन है? धान। कौन? अब बताइए, बरसात में वर्षा नहीं होगा, धान होगा। अब धान नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ध्यान रखेंगे संकट आएगा, और वो संकट आएगा खाद्यान्न संकट। कौन? और पूरे याद रखेंगे देश और दुनिया में सूखा की स्थिति होगी। तो ध्यान रखिएगा। अब सुनो, मत कर दो कि सुसाइड कर ले, बात समझो। बोले न, बहुत सुविधा दे रखे हैं, तब मास्टरों वाला सुविधा में ले लेता है। ये तो ये तो सही है कि पानी यहाँ लाके रखता है, ये तो साइड में रखे तो पी लेगा। बात समझिए। तो सुविधा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा मास्टरों पर ख्याल रखिए। चलो भाई, ऐसे चलिए ध्यान दीजिए। तो फसल प्रभावित होगा, दुनिया में खाद्यान्न संकट क्या आएगा? क्या आएगा? तो मौसम बदलता है, अगर समय पर ठंडा में ठंडा खूब बढ़िया होगा, गर्मी में गर्मी पड़ेगा, और बरसात में वर्षा होगा, तो ये कृषि पर इसका याद रखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब बेमौसम बेमौसम वर्षा कब होगा? जब जलवायु परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? और जलवायु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? हम। कौन? हम। क्योंकि हम लगातार किसकी कटाई कर रहे हैं? गेहूं के नहीं, जंगल के। जंगलों की क्या कर रहे हैं? कटाई। क्या कर रहे हैं? और जंगल जब कटेगा, और सबसे ज्यादा CO2 कौन? और CFC। क्या? CFC है ना। एक अंदर जो लोग बैठ के AC का मजा ले रहे हैं, तो वो CFC है। क्या है? बाहर CFC है, अंदर आपका आपका मुख्य रूप से याद रखेंगे कि पूरा का पूरा एक एरिया को ठंडा कर देता है, लेकिन बाहर वो CFC ओजोन को डैमेज करेगा। ओजोन जैसे ही डैमेज होगा, सूर्य की जो किरणें आएगी, वो किरणें ध्यान रखेंगे कि नीचे तो आएगी पर वो नहीं जाएगी, और जिस कारण परिवर्तन होगा जलवायु। क्या? और दुनिया के सामने यह एक गंभीर वैश्विक समस्या है। कौन? परिवर्तन, जलवायु। कौन? इससे केवल एक देश प्रभावित नहीं होगा, इससे दुनिया प्रभावित होगा। इसलिए कर विश्व के अंदर जो सबसे बड़ा संकट है वो वैश्विक संकट कहलाता है, जलवायु परिवर्तन। कौन परिवर्तन? तो जलवायु परिवर्तन आप समझ गए कि जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा, ध्यान रखेंगे कि भारत के मौसम पे। और जब मौसम अनियमित हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे दुनिया के सामने खाद्यान्न संकट आएगा। क्या संकट आएगा? खाद्यान्न संकट। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट करें। भूकंप के परिणाम स्वरूप भूमिगत तापमान किस हद तक बढ़ जाता है? ये 1000 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? देखो भाई, ऐसे तो नॉर्मल सबको पता है, नॉर्मल पता है सबको कि जैसे ही हम सतह से नीचे जाते हैं तो हर एक 32 मीटर पर, कितना मीटर पर? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? कितना डिग्री? 32 मीटर। कितना मीटर? अब जैसे ही हम नीचे जाएंगे, जैसे ही नीचे हम जाएंगे तो तापमान बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? और तापमान जब बढ़ जाता है तो ध्यान रखिएगा कि तापमान बढ़ने के बाद धरती के जब नीचे हम जाते हैं तो वहां पर लिक्विड भी जो होता है, सॉरी, जो आपके ठोस, जैसे सतह पर ठोस चट्टान है, वो चट्टान धरती के नीचे लिक्विड अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? तो मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या? कन्फर्म ना?
और बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं। क्या? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कितने भाग में थे बताए थे ना? भूपर्टी, क्या? मेंटल और कोर, बताए थे ना? पहला सियाल कौन? सीमा इफे, बताए गए थे ना? कितने भाग? अब क्या है कि जब प्लेट टकराएगा तो प्लेट टकराने के बाद घर्षण भी होगा, कंपन भी होगा। तो जब टकराएगा तो कंपन होगा तो भूकंप की स्थिति खड़ा करेगा। और टकराने के बाद जब मैग्मा ऊपर आएगा तो ध्यान रखिएगा, या फिर जब टकराने के बाद घर्षण जो होगा तो उससे जो टेम्परेचर विमुक्त होगा वो लगभग कितने डिग्री टेम्परेचर? 1000। कितने डिग्री? 1000। कितने डिग्री? तो भूमिगत तापमान किस हद तक बढ़ जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। बता ही चुके हैं कि सुनामी की लहरें किसके कारण कक्ष में उत्पन्न होती? भाई भूकंप। किसके कारण? तो सुनामी की घटना, क्या वो नहीं, वहां ठोस फॉर्म रहता है, मेटल वाला बीच वाला याद रखेंगे लिक्विड रहता है। भूकंप कौन सा भाई? तो हमने कई बार बताया कि सुनामी कौन भाई? सुनामी क्या है? समुद्री जल अनियंत्रित हो जाएगी। समुद्री जल क्या होगी? तो समुद्री जल अनियंत्रित हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि ध्यान रखेंगे वो ऊंची लहरें होंगी और जो तटीय क्षेत्रों या देश के तटीय भागों को क्षति पहुंचाएगा उसी को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सुनामी की बात करेंगे तो सुनामी उत्पन्न होता है किससे? भूकंप। किससे? अब कोई पूछेगा कि भूकंप कैसे आता है तो बोलिएगा कि दो प्लेट के आपसी टकराव। दो प्लेट के आपसी, एक गाड़ी इधर से भी आ रहा है, एक गाड़ी इधर से भी जा रहा है, दोनों एक फिट के कारण निकल गया, कुछ हुआ और दोनों सट गया, तो उसी को ना एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट में याद रखेंगे गाड़ी क्या है? टच। जैसे ही टच किया तो क्या हो गया? एक्सीडेंट। क्या हो गया? और एक फीट के कारण दोनों निकल गया तो बच गया। क्या हो गया? बच गया। वही प्लेट जो है क्या है? प्लेट में मूवमेंट है। प्लेट में क्या है? प्लेट में मूवमेंट है। और प्लेट में जब मूवमेंट है तो ऑटोमेटिक ध्यान रखिएगा, अरे तू भी इधर से जा रहा है और उधर से कोई जा रहा है, हस्बैंड वाइफ जा रहा है, तो झगड़ा तब ना होगा जब तू उसके वाइफ में सट जाएगा। हो मत करो, बात समझो। अब तू भी साइड से जा रहा है, वो भी साइड से निकल गया, झगड़ा होगा? हाँ? या तुम जो है अगर देखबे किया, एक बार देख लिया फिर घूम के देख लिया, तब भी झगड़ा का कारण बनेगा। आपके बॉडी में जो एक्टिविटी हुआ इस कारण झगड़ा मतलब एक्सीडेंट है कि नहीं है? जैसे जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो ठीक है, जा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेने पर बैठल हैं, एक बार देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अब बार बार होकर मुंह देख रहे हैं, झगड़ा कारण बनेगा। तो प्लेट वो क्या होता है? प्लेट क्या होता है कि प्लेट जो है बगल से निकल गया, कुछ नहीं हुआ, अब वही प्लेट प्लेट जैसे ही टकराया। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा हाथ अभी भी टच कर रहा है, मेरा हाथ टच कर रहा है, कोई साउंड नहीं है। कोई साउंड है? कोई साउंड नहीं है। अब देखिए साउंड आया, तो बताइए साउंड जो होता है वो ऊर्जा होता है कि नहीं होता है? इसको ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। अभी ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा याद रखेंगे। ध्वनि ऊर्जा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं बोल रहा हूं, मेरे माउथ से ध्वनि निकल रहा है ना, साउंड निकल रहा है ना, माइक्स में ही जा रहा है ना, यहाँ फिर इलेक्ट्रिक ऊर्जा बना, इलेक्ट्रिक ऊर्जा फिर वहां गया, वहां ध्वनि ऊर्जा हुआ, वो आपको सुनाई दे रहा है। तो ध्वनि ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो जैसे ही प्लेट टकराया ऊर्जा निकला, बस ध्यान रखेंगे वो ऊर्जा बाहर निकलना चाहता है, और जैसे ही बाहर निकलना चाहता है उसको धरती अवरोध करता है निकलने के लिए, बस वो धरती को कंपन के द्वारा हिलाना शुरू करता है, जिस कारण उसको भूकंप कहते हैं। भू मतलब भूमि, कंपन मतलब कंपन। तो जब दो प्लेट का आपसी टकराव होगा तभी भूकंप आएगा। प्लेट निकल गया, कोई भूकंप नहीं है। मैंने 100 बार ना कहा कि आपको देखेंगे कि दो बाइक जा रहा था, आप कितनों स्पीड से जा रहे हैं, एक इधर से अगर निकल गया, एक इधर से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां बहुत भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, बाइक कितना जा रहा है कितना आ रहा है,
वही एक आया 80 के स्पीड से, एक आया 120 के स्पीड से, दोनों सीधे मार दिया। एगो इधर से निकल गया, एगो इधर से निकल गया, दोनों का डेड बॉडी वहीं पर है, वहीं पर मोटरसाइकिल, पूरा भीड़ आ गया, दोनों के परिजन आ गए, पुलिस आ गया, कोहराम मच गया। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, एक्सीडेंट हुआ तब ना, नहीं तो वहां तो कितना मोटरसाइकिल निकल रहा था। तो वही बात है, प्लेट जब आपस में टकरा गया तो भूकंप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और वही कंपन अगर समुद्र में हो गया तो जल क्या हो गया? अनियंत्रित हो गया। और जब अनियंत्रित हो गया तो ध्यान रखिएगा कि उसी को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुनामी। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल, सुनामी पर क्या है भाई? बड़ी लहरें। कैसी लहरें? तो बड़ी लहरें, कैसी लहरें भाई? देखो भाई, ध्यान दो, देखो, अब इधर लिख लिया, अब इधर आओ, नहीं तो लिखते रह जाएगा। देखो, एक सबसे पहला है, एक सबसे पहला है, आप ध्यान रखेंगे, एक तो लहरें हैं, है ना, एक क्या है? लहरें। तो गौर कीजिएगा, समुद्र जल में, समुद्र जल में 3 प्रकार की लहरें आती हैं। एक ध्यान रखेंगे, एक तो पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। जैसे मैं दीघा गया था, बंगाल, तो वहां पर क्या था कि दिन में पानी यहाँ था, दिन में पानी लगभग लगभग, ध्यान रखेंगे, बहुत दूर तट से, सॉरी, तट से बहुत दूर था। और जैसे जैसे शाम होते गया तो पानी बढ़ते चला गया। वहां लोग से पूछे तो बोला कि शाम में ऐसा हो जाता है। तो फिर हम ज्योग्राफी का पूरा पर अति दिमाग लगाए तो पता चल गया कि वो ये तो पृथ्वी के मूवमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। मतलब 50 मीटर पानी का, 100 मीटर पानी का अंतर हो गया। मतलब दिन में जो 100 मीटर समुद्र वहां था, शाम होते होते बढ़ गया यहाँ पर। तो ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, दिन और रात के कारण, ध्यान रखेंगे, दिन और रात जैसे हुआ तो टेम्परेचर में अंतर हुआ, और टेम्परेचर में जैसे अंतर हुआ तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर के कारण समुद्र के लहरें में भी क्या आया? अंतर आया। तो ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात है कि टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है हवा का मूवमेंट। किसका मूवमेंट? किसका मूवमेंट? हवा का मूवमेंट। तो हवा भी समुद्र पर बल लगाता है, इसके कारण थोड़ी बहुत लहरें उत्पन्न होती है। तो अगर ध्यान देंगे, समुद्र किनारे आप जाएंगे तो देखेंगे कि हर वक्त 2-2, 3-3 मिनट पर, 1-1 मिनट पर, आधे मिनट पर ये छोटी छोटी लहरें आती रहती हैं, छोटी छोटी लहरें, जो कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे कि हवा और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण इस तरह की छोटी छोटी लहरें का उत्पन्न होना। दूसरी बात है बड़ी लहरें। कैसी लहरें? बड़ी लहरें। तो ये बड़ी लहरें जो हैं, जो ये बड़ी लहरें उठती हैं, इसमें ज्यादा बल लगता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि यहां छोटी लहरें हैं, तो यहां पर जो है एक्सटर्नल फोर्स में हवा के कारण हर वक्त, जैसे आप तालाब के किनारे बैठिएगा, तालाब के किनारे जब पछुआ हवाएं जब तेज चलेगी ना, तो देखिएगा तालाब किनारे जब बैठिएगा तो देखिएगा कि उस छोटी छोटी लहरें हर वक्त वो चलते रहती है। तालाब किनारे बैठकर अनुभव कीजिएगा, नहीं तो गंगा नदी किनारे जाकर बैठ के अनुभव कीजिएगा, छोटी छोटी लहरें वो जो है चली। हवा जब तेज होगा तब, और हवा जब शांत है तो देखिएगा छोटी लहरें क्या बिल्कुल शांत होगी। तो हवा के कारण छोटी छोटी लहरें हैं। अब जब इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल, जैसे इसको तो हमने कई बार आपको क्लास में समझाया था ना। अभी देखो पानी हिल रहा है ना, इसका मतलब धीरे धीरे बल लग रहा है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, देखिए अभी हम बिल्कुल शांत हैं, हम बिल्कुल शांत हैं, हमारा हाथ नहीं हिल रहा, फिर भी पानी हिल रहा है। इसका मतलब है कि पंखा जो है इस पानी पर दबाव बना रहा है। अब देखो ये पनिया हिल रहा है, हो सकता है थोड़ा मेरा बॉडी में भी, ध्यान रखेंगे, कंपन है, इस लेकर ही पानी हिल रहा है ना। तो उस हवा के प्रभाव के कारण ये पानी में छोटा छोटा मूवमेंट या लहर है कि नहीं है ना। एक तो याद रखिएगा कि वो हवा के कारण छोटा, और दूसरा ध्यान रखिएगा कि इंटरनल, जब हम बहुत
तेज याद रखेंगे, इस पर बल हम लगा दिए, इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट पर, है ना। इंडियन प्लेट किस पर? तो इंडियन प्लेट जब पैसिफिक पर पूरा लगाया, लहरें उठा, तो यही हो गया सुनामी। क्या हो गया? ये क्या हुआ? सुनामी। क्या हुआ? अरे की हुआ? सुनामी। मारे इंडियन प्लेट, है ना, सुनामी हुआ। अभी भी लहरें हैं तो सुनामी हुआ। वो क्या हुआ? सुनामी। एक होता है, एक और उठता है, और एक जो उठता है वो है ज्वार भाटा। कौन? कौन भाटा? तो सबको पता है कि पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और कौन? सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी सूर्य और ये तीनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ध्यान रखेंगे, समुद्र जल पर जो प्रभाव पड़ता है, और उस समुद्र जल पर जैसे हम बहुत तेजी से घूम जाएं, अगर हम बहुत तेजी से घूमें, और सबको पता है कि सूर्य जो है, पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा कर रहा है? सूर्य का। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा। कौन? तो तीनों मिल के बल लगा देता है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और तीनों को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब इस जल पर प्रभाव पड़ता है, तो उसको याद रखेंगे ज्वार और भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार और। तो तीनों ध्यान रखेंगे, समुद्र का जल का लहर ही है, बस प्रभाव है बल का। किसका है? किसका है? किसका है? जैसे एग्जाम्पल मेरे पास बहुत है, जैसे इन लड़का को देखे अभी भी मारे हैं, तो हल्के से मारे तो हल्का सा इसको बुझाया, अब है ना, इसको और कस के बुझाया होगा, और एक एकदम पूरा, बात समझ रहे ना। तीन तरह का बल लगा कि नहीं लगा? अरे तीन तरह का बल लगा ना, एगो हल्का, एगो कस के, एगो बहुत कस के। तो तीनों बल में इसको अंतर जरूर बुझा रहा होगा कि लास्ट वाला ही मास्टरवा जो पीटा है बहुत तेज प्रभाव है कि नहीं है? तो बताइए, तीनों बल पर, तीनों तो मैंने बल का ही प्रयोग किया है, और तीनों में इसको अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। तो वही बात है कि लहरें की बात करेंगे तो लहर में ध्यान रखिएगा कि जब हवा समुद्र जल पर निरंतर प्रभाव डालते रहेगा, तो समुद्र के किनारे छोटी छोटी लहरें आएगी। जब पूरा प्लेट टकराएगा और भूकंप की होगी, तो बड़ी लहरें होंगी, जिसको सुनामी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो वो होगा ज्वार और भाटा। ज्वार और, ये तीनों याद रखेंगे लहरें ही हैं, और ये तीनों के कारण। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात है, तो नुकसान होता है सुनामी से। किससे? क्योंकि इसमें जल अनियंत्रित हो जाता है। जल क्या हो जाता है? जल जब अनियंत्रित हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे जान माल का क्या होगा? ज्यादा नुकसान। अगर उठाओ तो हाँ, उसी बस करो। एजा की रे कथा चल रहा है। हाँ, आके बैठ गए, सुन लिए, चल दिए, प्रसाद बट रहा है। फॉर्मेलिटी देखा न, जिस दिन पीडीएफ था उस दिन फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सब आया था। इसी में से दो चार गो पांच गो जो जासूस लड़की है ना, वह कहती होगी, अल्लाह, दो चार 10 गो जासूस लड़के, चलो पीडीएफ बट रहा है, चलो। अरे पीडीएफ लेने से कुछ नहीं होगा। क्या लगता है जो लड़की या जो लड़का लेके गया होगा वो पढ़ रहा होगा? धर के सूत गया होगा। सिर्फ संतुष्टि, प्रसाद लेने का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि आपका मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के लिए आपको श्रीमद् भागवत सुनना पड़ेगा। प्रसाद तो आपके स्वार्थ निहित है, चलो मांग लेंगे, कम से कम तो कुछ देर के लिए पेट भर तो जाएगा। वही स्वार्थ पीडीएफ से निहित है। आत्म संतुष्टि,
सिर्फ आत्म संतुष्टि, वो जो पीडीएफ लेने के लिए लोग आते हैं ना, आत्म संतुष्टि, उसी प्रकार से जिस प्रकार से चलो प्रसाद ले लेंगे ना, तो कम से कम कुछ भी पुण्य मिलवे करेगा, शकरकंद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुमको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर प्रसाद ना भी मिले और भगवान के प्रति श्रद्धा है तो तुमको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो तुम नरक के लिए तैयार रहो। बात समझा? कोई छुपेगा नहीं। पूरे जेठ महीने में भी क्लास इसी 12 बजे चलेगा, क्योंकि ठंडा में जब पढ़ाए हैं तो गर्मी में भी पढ़ाया जाएगा। चलो ध्यान दो। 26 दिसंबर 2008 को किस प्रकार के प्राकृतिक आपदा आई थी? बताए थे ना। तो सुनामी की बात, या 2004 में भी आया था। कितने में? 4 में ज्यादा प्रभावित किया था, याद रखिएगा। 4 सुनामी के कारण तटीय क्षेत्रों में क्या आता है भाई? अभी बताए थे कि तटीय क्षेत्र में क्या जाता है? बाढ़। देखो 2004 का जो सुनामी था वो इंडोनेशिया के पास था। कहां पे था? इंडोनेशिया के पास था। और जल इतना अनियंत्रित हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर भूकंप आया होगा। और जब आया तो इंडोनेशिया में लगभग 3 लाख लोग मारे चले गए। भारत में मारे गए, मलेशिया में मारा गया, मालदीव में मारा गया, श्रीलंका में मारे गए लोग। क्योंकि तटीय क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, पता ही नहीं लोगों को चला। और तटीय, अब 12 बजे रात में अगर सुनामी आ जाएगा तो समझिए कि बचने का कोई चांस नहीं। 12 बजे दिन में भी आ जाएगा तो बचने का चांस नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे भूकंप प्राकृतिक आपदा है। अभी म्यांमार और थाईलैंड में तो दिन के 10 बजे भूकंप आए, 11 बजे। उस समय तो फिर भी जो लोग मरे, 2-4-10 हजार तो लोग मर ही गए। सरकारी डाटा बता रहा है कि भाई 1000-2000 मरे, ऐसे तो 10-20 हजार लोग मर गए। तो आखिर में वो प्राकृतिक आपदा आपको मौका नहीं मिलता है। किसमें? भूकंप में। तो भूकंप और सुनामी दो ध्यान रखिएगा कि खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। और सुनामी के बाद तटीय क्षेत्र में बाढ़ आती है, जिससे जान माल का नुकसान क्या होता है? ज्यादा। अब गौर कीजिए, सुनामी की लहरें का कारण क्या है? समुद्र के भीतर क्या? विस्फोट। समुद्र के नीचे क्या? तो ये विस्फोट क्या होता है? विस्फोट क्या होता है? तो प्लेट का आपसी साउंड निकला। ये साउंड जब निकलेगा तो ध्यान रखिएगा कि वो समुद्र के जल को अनियंत्रित कर देगा। क्या कर देगा? जैसे ध्यान रखेंगे, समुद्र के नीचे अगर बम आप करेंगे तो ऑटोमेटिक पानी को ऊपर ले जाएगा। ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो ये ध्यान रखेगा कि जब सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है, भूकंप के कारण कंपन होता है। कंपन को ही आप विस्फोट कह लीजिए, जो कह लीजिए, जिस कारण समुद्र का जल ऊपर उठता है, फिर वो नीचे आया, जिससे ऊंची ऊंची लहरें पैदा होगी। और जो तटीय क्षेत्रों को काफी क्या करता है? प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों को क्या करता है? प्रभावित करता है। कौन? सुनामी। और एक बार यूट्यूब वाले हमारे कमेंट करेंगे कि सुनामी ये किस शब्द से बना था? जापानी शब्द। किस शब्द से? जापानी शब्द से। याद रखिएगा। भूकंप के कारण किस प्रकार की विनाशकारी घटनाएं होती हैं? भूस्खलन। अब देख भाई, अगर भूकंप समुद्र में आया, कहां आया, तो क्या उठेगा? सुनामी। क्या उठेगा? सुनामी। लेकिन जब वो स्थल पर आएगा तो क्या होगा? भूस्खलन। इसी में आप सुनते हैं कि सड़क जमीन तक फट जाता है। फटता है कि नहीं फटता है? लेकिन वही पर्वतीय क्षेत्र में जब आएगा, जैसे हिमालय क्षेत्र में आया, तो जैसे ही हिमालय वाइब्रेट किया तो मिट्टी खिसक जाएगा, बर्फ खिसक जाएगा। अब बर्फ और मिट्टी जब खिसक के नीचे आ गया तो घाटी में जो लोग होंगे उस सारे के सारे दब जाएंगे और मर जाएंगे। तो भूस्खलन एक गंभीर समस्या है। पर्वतीय क्षेत्र, खास करके हिमालय क्षेत्र में अगर भूकंप आएगा और रिएक्टर पैमाने पर वहां 7.7 अगर आएगा तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या होगी हिमस्खलन और भूस्खलन। हिमस्खलन और भूस्खलन, जिससे याद रखिए जान माल का नुकसान क्या होगा? ज्यादा। जान माल का क्या होगा? नुकसान ज्यादा। तो अगर पर्वतीय या हिमालय क्षेत्र में, पर्वतीय या हिमालय क्षेत्र में, अब पर्वत या हिमालय वो तो स्थल पर ही है कि नहीं है? तो अगर ध्यान रखेंगे
स्थल पर भूकंप आता है और वो पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में हिम श्रृंखलन और भू श्रृंखलन करेगा, जिससे जानमाल का नुकसान ज्यादा होगा। जबकि यही जब समुद्र सागर महासागर में ये भूकंप आएगा तो ऊंची लहरें उठाएगा, जिसके कारण सुनामी होगा और ये सुनामी तटीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो भूकंप स्थल पर भी आएगा तो भी तबाही मचाएगा, जल में आएगा तो भी तबाही मचाएगा। जल में आएगा तो सुनामी होगा और स्थल पर आएगा भूश्रंखलन, या याद रखेंगे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उस सारे स्ट्रक्चर को क्या करेगा, गिरा देगा, जिसके कारण जानमाल की नुकसान क्या होगी, ज्यादा। जानमाल का नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। सुनामी किस क्षेत्र में तेजी से फैलती है बताइए तो? गहरे महासागर क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बताओ? गहरे महासागर क्षेत्र में सुनामी क्या है भाई, तेजी से फैलता है। कैसे फैलता है? तेजी से फैलता है। जैसे आप सुन लीजिए यहां पर, सुनामी गहरे महासागर में क्यों होगा? क्योंकि अब बताइए, यहां जब मैं साउंड बजाया हूं तो जितना इसको आवाज देगा उतना पीछे वाले को देगा। तो ध्यान रखेंगे, जब प्लेट टकराता है तो प्लेट तो याद रखेंगे नीचे टकराता है, तो नीचे जब टकराएगा तो नीचे सुनामी क्या होगा, ज्यादा फैलेगा। ये सॉरी, नीचे जो है भूकंप क्या है, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ऊपर आएगा उसका तीव्रता क्या होगी, कम। एक तो ऊपर आएगी तो तीव्रता कम। जैसे देखिए भूकंप आप समझिए, जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ केंद्र रहा, तो केंद्र रहा तो ध्यान रखिएगा, केंद्र अगर जब रहा तो यहाँ ज्यादा डैमेज कर। और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा, इसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, कमती जाएगी। तीव्रता क्या होती जाएगी? जैसे ये मान लीजिए हिमालय का नेपाल है, यहां पर टकराएगा, यहां ज्यादा डैमेज पहुंचाएगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, ये तो बल के नियम है। जैसे आप कोई भी गेंद को फेंकते हैं, गेंद को फेंकते हैं तो उस पर जितना आप बल लगाते हैं एक दूरी तय करके वो क्या हो जाता है, शांत। इसका मतलब जो जो आपने बल लगाया, वो बल जितना आपने बॉल पे लगाया, वो बॉल पर जो बल लगा, वो बॉल को वो बल आगे लेकर जा रहा है। और जैसे ही वो बल समाप्त हुआ, वो गेंद वहां पर क्या हो जाता है, रुक जाता है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट। तो वही बात है कि यहाँ पर ज्यादा खतरा होगा और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो नीचे तो याद रखेंगे ज्यादा टकराया तो वहां पर खतरा क्या होगा, ज्यादा, वहां विस्तार से फैलेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आएगा, इस लेकर आप सुनते होंगे कि सतह से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप का केंद्र था। क्या था, केंद्र था। और जहां पर वो प्लेट, जैसे म्यांमार में अभी भूकंप आया, उसका मेन केंद्र था मांडले। क्या था, वहां ज्यादा क्षति किया, वहां क्या किया है, ज्यादा क्षति किया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गया वैसे वैसे खतरा कम। जैसे इस जो भूकंप आया था उसका भारत में भी महसूस किया गया, लेकिन भारत में कहां पे, म्यांमार। कहां पे, म्यांमार। अब बताइए, भारत भी है, अब भारत में कौन, म्यांमार। बिहार तक उसका प्रभाव नहीं आ पाया। और म्यांमार चूंकि बर्मा से आपका मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से सटा हुआ है, इसलिए लेकर इसके झटके म्यांमार और पूर्वोत्तर राज्य में भी महसूस किए गए। इस तरीके से याद रखिएगा। तो ये कहता है कि सुनामी किस क्षेत्र में तेजी से फैलता है, तो गहरे महासागरीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र में, गहरे महासागरीय क्षेत्र में। भूकंप और सुनामी से उत्पन्न पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी के प्लेटों का गति करना। पृथ्वी के प्लेटों का क्या करना, गति करना। गौर कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। कहता है भूकंप और सुनामी से उत्पन्न पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण। असंतुलन क्यों होता है, अब बताइए, सुनामी और भूकंप क्यों आता है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्लेट जो है क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। कोई भी एक्सीडेंट कब होता है, जब गाड़ी असंतुलित हो गया, अनबैलेंस हो गया, ड्राइवर ठीक जा रहा था, एकाएक गड्ढा आ गया। या आप गाड़ी पर असंतुलित कब होते हैं, जब आप तो ठीक ही जा रहे हैं, एकाएक गड्ढा आ गया, एकाएक बीच में कुत्ता आ गया, तो गाड़ी या कुत्ता टकरा गया तो आप भी गिर गए। आप ठीके जा रहे थे, उधर से वो बच्चा आ गया, एक्सीडेंट का कारण बन गया। तो जब बच्चा आया तो आपने ब्रेक लगाने का कोशिश किया, या बच्चा से टकराए तो आप गिर गए, कुत्ता से टकराए गिर गए। तो पृथ्वी के प्लेट का याद रखें गति करना। अब प्लेट जब गति करेगा तभी ना, कभी सुने हैं सर कल तो गाड़ी लगले था,
एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट तब होगा, ऐसा सुने कि रात रात सुतले थे, एक्सीडेंट हो गया, असंभव। जब एक्सीडेंट तब होगा जब आपने गाड़ी को निकाल के रोड पर ले जाएंगे, तब एक गाड़ी लगल में एक्सीडेंट होगा अंदर। हाँ, एक्सीडेंट का दो कारण हो सकता है, या आप रोड पे गाड़ी लेके गए, आप साइड में लगाए हुए हैं, है ना। एक्सीडेंट के दो कारण, देखिए एक्सीडेंट के दो कारण, ये प्लेट में भी मूवमेंट है, ये प्लेट में भी मूवमेंट है, तब भी एक्सीडेंट होगा। और कभी कभी प्लेटवा ठीक है, ये जाके मार दिया। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि ये गाड़ी खड़ा है, दूसरे गाड़ी आके ठोक दिया, है कि नहीं है, वो भी एक्सीडेंट है, वो भी क्या है, एक्सीडेंट। तो ध्यान रखेंगे, आखिर में एक में तो मूवमेंट था, ऐसा थोड़े का था कि दोनों लगल था तो एक्सीडेंट हो गया। तो एक में भी मूवमेंट होगा तो दूसरे में जाके याद रखेंगे एक्सीडेंट करेगा। रोड पर तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी सुनते होंगे कि बेचारा पैदल साइड धर के जा रहा था, ट्रक वाला चढ़ा दिया, तो पीले था, 4 बजे सवेरे था पूरा, या 4 बजे सवेरे था, मेन ड्राइवर सुतल था, पगला खलासी दे दिया। अब इसके ऐसा खलासी रहेगा, सीखने के चक्कर में मार दिया झपकी, बेचारा सवेरे जा रहा था 4 बजे टहलने के लिए, वो तो रोड धर के साइड धर के जाइए रहा था, ये आज अंदर ले जाके लेके मोड़ के उसके बाद एक्सीडेंट करके निकल गया। ऐसा भी होता है कि नहीं होता है। तो वहां पर अनियंत्रित ट्रक वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो जब कोई एक प्लेट अनियंत्रित होगा, भूकंप का खतरा बनेगा। किसका खतरा बनेगा, भूकंप का। या जब दोनों अनियंत्रित होगा, इधरों से ट्रक आ रहा है, इधरों से ट्रक आ रहा है, अब दोनों 4 बजे आ रहा है, दोनों नींद में है, अब दोनों नींद में, दोनों टकरा गया, एक्सीडेंट वो भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और कभी कभी एक ठीक जा रहा है, दूसरे आके, जैसे हिमालय में जो भूकंप आता है उसमें क्या होता है, इंडियन प्लेट जाके टकराता है, किसमें, यूरेशियन में, जो एक बड़ा भूकंप का कारण बनता है। और जहां पर ध्यान रखिएगा कि जहां पर दोनों प्लेट में मूवमेंट है, वहां पर भी भूकंप का खतरा बने रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर पृथ्वी के प्लेट का गति, अगर गति नहीं करेगा तो बताइए होगा, तो एक प्लेट भी गति करेगा तो भी भूकंप आएगा, दोनों करेगा तब तो और आएगा, जब दोनों स्थिर है तो नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर प्लेट है तो उसमें मूवमेंट होगा, और मूवमेंट जब होता है, ध्यान रखेंगे खतरा क्या है, ज्यादा बना रहता है, खतरा क्या है, ज्यादा बना रहता है। तो इसलिए कर याद रखेंगे, प्लेट गति के कारण भूकंप और सुनामी। भारत में कुल कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं भाई, 4। कितने, तो भूकंपीय क्षेत्र कितने हैं, 4। कितने हैं, अब देख भाई 4 क्या है, आराम से समझो। अब गौर करेंगे इसको, जॉन वाइज बांटा गया, कितने बार, जॉन 5 4 3 2, तो सबसे सेंसिटिव है 5। कौन है सबसे सेंसिटिव, कौन है, हिमालय को जॉन 5 में रखा गया, जॉन तो जॉन 5 में। और ये जो कैटेगरी बांटा गया है, ये कैटेगरी जो बांटा गया है, वो याद रखेंगे जहां पर भूकंप की संभावना ज्यादा होगी, जहां पर प्लेट, जैसे अगर आपके बॉडी में सेंसिटिव पार्ट जहां पर चोट लगने के बाद मृत्यु का चांस ज्यादा है, तो सबसे पहले है मस्तिष्क। कौन, जैसे मस्तिष्क में अगर चोट लगा, जैसे हाथ टूट गया, तो हाथ टूट गया तो यहां पर मरने का चांस क्या है। जैसी बोला कि गोली लगा है, तो बोला कहां, तो सिर में, तो कर लो, ये है कि नहीं है। कोई बोले कि गोली लगा है, तो हाँ सिर में, हो गया खत्म, है ना। गोली लगा पैर में, चांस है कि नहीं है। कोई बोला डंडा चलाया था, बोला कहां लगा, सिर पे, बोला सिर पे फटबो किया, तो हाँ मामला गड़बड़। और एक है कि पैर पे अगर लगा, ध्यान रखेंगे यहां बचने का चांस क्या है, ज्यादा। तो हिमालय क्या है कि वहां पर प्लेटवा हिमालय टकराता, तो जहां पर हिमालय है
वहां पर जब टकराएगा तो वहां पर तेजी से भूकंप आएगा। तो वो जोन कितना में रखा गया? 5। कितना 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 कंफर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा कि उसके बाद जो खतरा उससे कम होता है उसको 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। एक नहीं है तो 2 है नॉर्मलाइज। 2 क्या है? 2 क्या है? नॉर्मलाइज है। 3 भी नॉर्मलाइज ही है, लेकिन 5 और 4 क्या है? ज्यादा। 5 और 4 क्या है? 5 और 4। तो ये याद रखेंगे, भूकंप का क्षेत्र जो ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो ये ध्यान रखिएगा ज्यादा सेंसिटिव होगा। जैसे 2 रेल टकराव होगा तो 100-200 आदमी अगर मर गया तो ध्यान रखेंगे कि लोगों में उतना विचलन नहीं होगा। हुआ होगा 2 रेल टकरा गया, अब कोई बोले 2 साइकिल टकरा गया 150 आदमी मर गया है, पागल हो गया है? 2 साइकिल टकराएगा 150 आदमी मर जाएगा, 2 मोटरसाइकिल टकराएगा तो बहुत तो 4 आदमी मरेगा। कोई बोले कि हमारे सामने 2 मोटरसाइकिल टकराया 60-70 आदमी मर गया, गड़बड़ बात है कि नहीं है? तो जब बड़का प्लेट टकराता है तो भूकंप पूरा आता है, जिससे जानमाल का नुकसान क्या होगा? ज्यादा जानमाल का। जैसे 2 बड़ा बस टकराया तो 50-60 आदमी भी मर सकता है कि नहीं? क्योंकि एक बस पर 60 आदमी बैठता है, दूसरे पर भी 60 बैठता है, तो हो सकता है 50-60 मर सकता है कि नहीं? तो वही बात है कि जब बड़े प्लेट टकराएंगे तो ध्यान रखेंगे जानमाल का नुकसान ज्यादा होगा, जानमाल का नुकसान। लेकिन जब छोटे प्लेट टकराएंगे तो कंपन क्या होगी? कम, जिसके कारण जानमाल का नुकसान क्या होगा? जानमाल का नुकसान कम। तो सदैव जानना है कि भूकंप के लिए 2 आपसी प्लेट का क्या होगा? टकराव। तो 2 प्लेट टकराएंगे तो भी भूकंप आएगा, एक स्थिर है दूसरों भी टकरा दिया तो भी भूकंप आएगा। क्लियर ना? तो याद रखेंगे। और भूकंप से सुनामी का खतरा कहां पे? समुद्र, सागर और महासागर। सागर और महासागर में किसकी खतरा भाई? याद रखेंगे सुनामी का। नेक्स्ट क्या? क्या पटना? ये जॉन 4 में है पटना का है, मंगवाना चाह रहा है फिर की। चलो ध्यान दो, उत्तर भारत का कौन सा हिस्सा भूकंपीय जोन 3 में है? बताओ कौन भाई? राजस्थान। कौन? देखो जोन 5 में हिमालय। कौन कौन? पूर्वोत्तर भारत। कौन? कच्छ। कौन? ये 5 में है। कितना में है? बिहार के कुछ जिले 5 में है। किसमें? जैसे जितना नेपाल से सीमावर्ती सटा हुआ है। अब देख भाई, बिहारे में बात समझो, बिहारे में जमुई बांका में भूकंप का उतना प्रभाव, लेकिन वही बेतिया और किशनगंज, बेतिया और वहां ज्यादा डैमेज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो नेपाल से क्या है? बिल्कुल सटा हुआ है। और ये क्या है? 200 किलोमीटर का क्या है? अंतर है। तो बिहारे में कुछ जिला 5 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? और कुछ जिला ऐसा जो वहां 3 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? और बीच वाला जो ये गंगा वाला एरिया है 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? तो डैमेज तो यहां पर भी होगा, लेकिन देखेंगे कि जो जान माल का नुकसान होगा वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। जब आपके इंजीनियर ने ध्यान रखेंगे भूकंप रोधी मकान बनवाया है, जो कि रिएक्टर पैमाने पर 6.6 या 7 दशमलव तक का ध्यान रखेंगे, वो आपका जो है मकान जो वो भूकंप की तीव्रता को सहन कर सकता है। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मकान ज्यादा बने होंगे। देखिए ज्यादा मकान कौन गिरता है? तो बड़ी, जैसे थाईलैंड में या म्यांमार में भी गिरा है, तो कुल देखेंगे आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें थी जो 50-50 मंजिला है तो वो गिरा है। अब बिल्डर क्या है, जब नॉर्मल देखिए, नॉर्मल जो अब 1-2 मंजिल है तो वो वाइब्रेशन को कौन नहीं थम पाता? जो बहुत ऊंचा होगा उसमें वाइब्रेशन होगा तो उसका ऊपर ज्यादा डैमेज होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे छोटी मकान तो ठीक है, नॉर्मलाइज गिरेगा और उसमें जान माल का नुकसान कम होगा।
लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो उसको अगर बिल्डर गलत तरीके से या इंजीनियर जो मापदंड है भूकंप का ऊंची बिल्डिंगों को लेकर वो मापदंड का पालन अगर नहीं करेगा तो वो बिल्डिंग गिरेगा और उसमें जान माल का नुकसान का क्या है खतरा ज्यादा। तो स्पष्ट रूप से कि अब तो दुनिया के अंदर जैसे जापान में जितना म्यांमार और भारत में आ रहा है उतना तो जापान में सुबह शाम आ रहा है, लेकिन वहां ऐसे जापानीज लोग जो अब इतना टेक्नोलॉजी हो गया है कि कितनों 7.7 तो छोड़ दीजिए 10.10 भी आ जाएगा तो जापान में मकान पूरा का पूरा ऐसा बना दिया है कि मकान पूरा हिल रहा है और वहां लोग काम कर रहा है। किया यार ये तो हाँ, जैसे अभी हम लोग कहते हैं किया या तो आंधी तो अच्छा ठीक है लगा दो पर्दा पढ़, है ना। जैसे आंधी है वैसे जापान में क्या है भूकंप है, क्योंकि वो जानता है कि वो 7.7 या 8.8 से ये बिल्डिंग गिरने उड़ने वाला कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग मूवमेंट करेगा। और इस टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, बनाया गया पूरे जापान का मकान कि अब वहां पर जान माल का उतना नुकसान होता ही नहीं, क्योंकि रोज जब भूकंप उतना इवे करेगा तो उसी हिसाब से ध्यान रखेंगे, उसी हिसाब से वो बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जिससे अब जापान में उतने जान माल के नुकसान कम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि भारत में प्रमुख भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों के संक्षिप्त वर्णन में, तो यहां पर तो 5 भी होगा 4, 3 और 2, तो ये जॉन यहां 5 भी करेंगे। जॉन 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, तो ये याद रखेंगे कितने भाग में 4, कितने 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2। क्लियर। नेक्स्ट सवाल। पृथ्वी के प्लेट के बीच उभरने वाले तनाव और ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है? देखो 100 बार हम बताए हैं। कहता है कि पृथ्वी के प्लेट के बीच उभरने वाले तनाव, क्या भाई तनाव, और ऊर्जा का मुक्त, ऊर्जा का क्या मुक्त, जब ऊर्जा मुक्त होगा, जैसे बम आप जब पटकते हैं तो उससे ध्वनि निकलता है, क्या निकलता है ध्वनि, ध्वनि रिलीज होता है। बम में क्या होता है ध्वनि रिलीज होता है, और ध्वनि जब रिलीज होता है तो वो ध्वनि इतना तेजी से रिलीज होता है कि वहां के आसपास चीजों को नष्ट कर देता है। जैसे यहां पर आप बम पटके तो पता चला कि कुछ मीटर तक के कांच को तोड़ दिया, तो बम तो यहां पट गया है, तो उसका साउंड इतना तेज था कि उस शीशे को तोड़ दिया, शीशे को क्या किया तोड़ दिया। तो वही बात होता है कि जब प्लेट टकराया या उसमें कंपन हुआ तो तनाव, जब ध्यान रखेंगे जब दोनों टकरा हुआ और जो कंपन निकला वही कंपन बाहर जब निकलना चाहता है तो धरती सतह उसको क्या करता है रोकता है, और जब रोकता है तो उसी दरमियान में वो क्या होने लगता है हिलने लगता है, और ऐसी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है भूकंप कहलाती है। क्या कहलाती है भूकंप। सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख कीजिए। ऊंचे बांध, तटवर्ती वनस्पति, चेतावनी प्रणाली। जब भी जैसे अभी म्यांमार में जब भूकंप आया, तो म्यांमार में जब भूकंप आया और थाईलैंड में, तो उसके बाद तुरंत याद रखेंगे मौसम वैज्ञानिक ने वहां सुनामी आने का क्या कर दिया चेतावनी, सुनामी का भी खतरा हो सकता है, और जब सुनामी होगा तो तटीय क्षेत्र से लोगों को हटा दिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इससे बचने का एक ही उपाय है कि समुद्र के किनारे क्या करेंगे, जिस एरिया में ज्यादा सुनामी है आने का खतरा, तो वहां पेड़ पौधे जंगल जब हम लगा देंगे तो समुद्र का जल जब तेजी से आएगा तो जंगल पेड़ पौधा उसके प्रभाव और उसके रफ्तार को क्या कर देगा कम कर देगा। इस लेकर पानी जल एंट्री तो करेगा तेजी से, लेकिन जब वो लौटेगा तो धीरे धीरे लौटेगा। एंट्री भी होता क्या, जब सुनामी का पानी तेजी से प्रवेश करता है तो वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी बिल्डिंग को गिरा देता है, लेकिन जब तटे के पास पूरा प्लांट होगा तो सुनामी का तेज प्रवाह जब आएगा तो उसको घना जंगल उसको क्या करेगा रोक लेगा। अब पानी अगर शहर तक आएगा भी
तो वो केबल आएगा, वो उतना डैमेज करेगा नहीं। और ध्यान रखेंगे सुनामी के प्रभाव को कम किया जा सकता। तो एक तो जंगल और पेड़ पौधे लगाकर हम कर सकते हैं, और दूसरे अगर 50 फीट है, मान लीजिए समझिए 50 फीट अगर बहुत खतरनाक सुनामी आया, 50 फीट है, और अगर हम 20 फीट का ही अगर हम बांध बना दिए, तो अगर सुनामी तेजी से आया तो 20 फीट तक तो उसका जो मेन फोर्स है उसको तो वो बांध रोक लेगा। अब पहले सुनामी आया, उसका जल आया तो पहले बांध से टकराएगा, बांध से टकराएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कम। अब कम जब हो जाएगी तब पानी कुछ मात्रा में उस बांध के पार अगर क्रॉस करेगा भी, तो उसमें उतनी गति और ताकत नहीं होगा जो लोगों को प्रभावित कर सके, जिससे जान माल के खतरा को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो बांध और तटीय क्षेत्रों में जंगल लगाकर हम सुनामी के प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बार बुखार आता है, लेकिन हम दवा लेकर उस बुखार को खत्म नहीं करते हैं, रोक देते हैं कि भाई खत्म हो जाओ, अब फिर कभी आना। जब हम ध्यान रखेंगे कि कुछ वैसा कार्य करेंगे जिससे हमारा बॉडी प्रभावित होगा, तब फिर कोई भी डिजीज या बीमारी प्रवेश करता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज में डिजीज को कम करने के लिए हम दबा लेते हैं और वो डिजीज समाप्त हो जाता है। मतलब डिजीज फिर आएगा, जैसे एक बार बुखार खत्म हो जाने के बाद वो दवा आप लेते हैं उस समय कि बुखार हट जाए, ताकि हम स्वस्थ हो जाएं। ये नहीं कि पूरे जीवन तक। ऐसा कोई दवा हुआ है कि एक बार खिला दे तो बोल दे कि अब बुखार आपको अब एक के बार अब खत्म हो गया है? नहीं है। कुछ डिजीज के लिए, कुछ डिजीज के लिए दवाएं चलाई गई हैं, जैसे पोलियो उन्मूलन को लेकर, तो उसका लॉन्ग ड्राइव है, बहुत साल तक बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है, तब उसको कमी किया गया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का सेशन आपका क्लियर ना। नेक्स्ट क्लास कल।
हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कितना नंबर तक किए थे हम लोग? लाइव नहीं है क्या इसमें? ठीक, दिख रहा है ना उधर सबको? स्टार्ट किया जाए। वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल में है? कितना में? जो अंडमान निकोबार बना था हम लोग का आइलैंड, ये केंद्र शासित प्रदेश, किस संशोधन के द्वारा? सातवां संविधान संशोधन। कब हुआ था सातवां संविधान संशोधन? 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। पहला राज्य हम लोग का बनकर तैयार हुआ कौन? कौन सा? मौलिक अधिकार किस भाग में है? टीपीएसपी किस भाग में है? 4 में। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 152 में क्या है? किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन? 40। सार्वजनिक जो भवन है, स्मारक है, उसको सुरक्षा रखना। 49। 49 ना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। विधि के समझ, समता और समान संरक्षण। कौन? मौलिक अधिकार का है, तो हम तो आर्टिकल कहीं से भी पूछ सकते हैं ना। बताए ना। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर कोई लोक नियोजन में अवसर की समता। कृषि और पशुपालन। वन्य जीव का संरक्षण। आर्टिकल 45। शिक्षा का अधिकार ना। बताए ना। अस्पृश्यता का अंत। उपाधियों का अंत। किसको किसको छोड़कर? सेना और शिक्षा को छोड़कर ना। आर्टिकल 19(1) का ए में क्या है? वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बी में क्या है? सम्मेलन। सी में क्या है? संघ। डी में आवागमन। ई में बसने का। एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के 300 का कॉम में डाल दिया गया, यही ना। आर्टिकल 31 में भी था संपत्ति का अधिकार। तो आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का। इसमें कितने प्रकार के रीट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, परमादेश है, प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। 5 है। चलिए आगे बढ़े। किन राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की थी? कहा तो बहुत सारा नेता था। जब 18वीं सदी का दौर आया, 19वीं सदी का दौर आया, मॉडर्न हिस्ट्री का बात आया, तो उसमें हमारे समाज और हमारे धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी। हमारे समाज और हमारे धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे दोष थे। उन सारे दोष को सुधारने के लिए आंदोलन चला गया, जिसे इतिहास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नाम दिया गया। और उसी के अंतर्गत बहुत सारे सुधार हुए, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ, देव समाज आया, वेद समाज आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, राजा मोहन राय, केशव चंद्र सेन, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग, महापुरुष लोग हुए थे जो समाज और धर्म में कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। उनमें एक प्रयास था किसका? ज्योतिबा फुले का, जिनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम है गुलाम गिरी। क्या नाम है? गुलाम गिरी। और इनको महात्मा का भी उपाधि दिया गया था। किसका उपाधि? महात्मा। पहले हमको लगता था ना कि ज्योतिबा राव फुले लड़की है। आप लोग को भी किसी को लगता था क्या? नहीं लगता था। पता नहीं क्यों, पहले जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था कि हमेशा क्या है? लड़की। जब इसका फोटो देखे तो पता चला कि अच्छा ये लड़की नहीं है। महात्मा गांधी भी है इनके साथ, लड़की नहीं, मतलब महात्मा गांधी है इनके साथ सामाजिक धार्मिक सुधार को लेकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों का नाम लिख लिए? तो लिख लीजिएगा, इसमें ज्योतिबा राव फुले को डैश देकर, तो हेडिंग करके तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख ले। ज्योतिराव फुले डैश देकर लिख लीजिए। ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि कौन दिया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रेरित होकर, खुश होकर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। किनको, किनके बारे में बोले हैं? उन्हीं को।
ज्योतिराव फुले को 1888 में महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिराव फुले लिखे, डैश देके लिखे महात्मा की उपाधि, फिर डैश देके लिखे 1888, फिर लिखे कौन दिया, विठल राव कृष्ण जी। हाँ, विठल राव कृष्ण जी, 1888 1888, कृष्ण जी वाडेकर, पूरा नाम लिख लीजिए वाडेकर। यहां लिख दिया विठल राव कृष्ण जी वाडेकर, विठल राव कृष्ण जी वाडेकर, विठल राव कृष्ण जी वाडेकर। ठीक है, कौन दिया महात्मा की उपाधि? फिर बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं सर। विठल राव कृष्ण जी, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए, फिर बोलिए। तो विठल राव कृष्ण जी वाडेकर ने महात्मा की उपाधि किसको दी? कब? 1800। फिर लिखिए अगला पॉइंट, इनके पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पुस्तक का नाम, किनके पुस्तक फिर मत पूछिएगा। हाँ लिखिए, इनके पुस्तक का नाम गुलामगिरी था। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी लिख दें, गुलामगिरी यहां लिख दिए, देखिए गुलामगिरी का लगता है कंटेंट भी होगा शायद। गुलामगिरी लिखे, हाँ है, ये गुलामगिरी, गुलामगिरी किताब, किताब का नाम क्या था? गुलामगिरी। सत्य शोधक समाज लिख लीजिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। हाँ 1875 में, कहीं 73 73, 1873, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में, किसके द्वारा? किताब का नाम क्या है? इनको उपाधि कौन सा मिला था? महात्मा का उपाधि कब मिला था? 1800। कौन दिया? वाडेकर। उसमें से एक भी शब्द अगर आ गया तो आप आंसर में टिक मार देंगे, दिमाग में रखना, ठीक है? तो हम लोग जिस शख्स के बारे में पढ़ रहे हैं उस शख्स का नाम क्या है? क्या नाम है? ज्योतिराव फुले को महात्मा का उपाधि कब मिला? 1800। विठल भाई, सॉरी, महात्मा की उपाधि कौन दिया? हाँ दिया ना। गुलामगिरी पुस्तक का संबंध किससे था? किस समाज की स्थापना की गई थी? यही लिखा है, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, पूरा नाम हुआ इसका ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जिन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक और दार्शनिक थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तत्व शोधक समाज की स्थापना की 1873 में और जातिगत भेदभाव के खिलाफ था, जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। ये सत्य शोधक समाज जो है जाति प्रथा के कुर्तियों पर प्रहार करने के लिए ही किया गया था। और गुलामगिरी है ना, इसके साथ साथ विधवा विवाह और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। लिख लीजिए, उसमें पॉइंट जोड़ दीजिए, लिखिएगा ज्योतिराव फुले डैश देके लिखिएगा, उसमें तो डैश दिए हुए है ना। लिखिएगा, इन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ, इन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ, कॉमा, विधवा विवाह, जातिगत भेदभाव के खिलाफ, कॉमा, विधवा विवाह और बाल विवाह के खिलाफ, और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, और बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ, कॉमा, विधवा विवाह, विधवा विवाह और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। कौन? उपाधि कौन सा मिला था? कौन दिया था? अब देखिए, इन्हीं के पहला रेखा है जिनका नाम है
अच्छा ये तो लगाया ही नहीं, सिर्फ रिमोट दे दिया हमको, नहीं लगा हुआ है ना, अप्रैल फूल बना दिया ने, हम उसको तभी से दबाए जा रहे हैं। चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पर देखे एक और शख्स है जिसका नाम है महात्मा गांधी, है ना, और इनको भी महात्मा की उपाधि, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर, यही ना। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ना। बिहार के कौन, राजकुमार शुक्ल या शुक्ला, वही पकड़ के लेकर आए थे, इनको बताया कि देखिए बिहार में क्या क्या समस्याएं चल रही है। नहीं तो बिहार के चंपारण के बारे में कभी महात्मा गांधी को जानकारी थी ही नहीं कि चंपारण भी कोई जगह है जहां पर ऐसी समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। और 3/20 भूमि पर जो नील की खेती आवश्यक रूप से कराई जाती थी उसे इतिहास में 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में तो नॉर्मल ऐसे भी हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं। एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों के मसीहा कौन, भीमराव अंबेडकर। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा कौन, भीमराव अंबेडकर। संविधान के जनक कौन, भीमराव अंबेडकर। कई सारी डिग्रियां इनके पास थी, भीमराव अंबेडकर। ये जिस परिवार में इनका जन्म हुआ, जहां पर इनका लालन पोषण हुआ, वो काफी, हाँ वो भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, काफी वो खराब खराब नहीं बोलिए, ऐसा बोलिए काफी निम्न स्तर का वो जगह हुआ करता। उस निम्न स्तर से उठकर ऐसे चीजों का रचना किए डॉक्टर अंबेडकर, जो आज भगवान के रूप में इनको पूजा जाता है। इसलिए बोलते हैं आपकी परिस्थितियां किसी भी तरह की हो, अगर आपने ठान लिया कुछ करने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बस ठानना पड़ेगा, और उस सिर्फ ठानना नहीं पड़ेगा, ठान के उसके पीछे काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा ना। अब ठान लिए कि इस बार टीआरई मेरा हो जाए, अब पढ़ाई एकदम खत्म, सिर्फ अगरबत्ती जला रहे हैं, हो जाएगा। हमारे संविधान के कौन से भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है, तृतीय भाग में, तीसरा भाग में। पहला भाग में क्या है, संघ, और भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। 2 में तो नागरिकता है, 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। 4 में क्या है, नीति निदेशक तत्व। 5 में क्या है, 5 में संघ। 6 में क्या है, 6 में, और 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। याद है, तो आज हम कितना पॉइंट बोले हैं, 8 तक। टोटल भाग का भाग कितना है, 22। फिर थोड़ी देर बाद 8 के बाद और आगे 8 बढ़ जाएंगे, तो 8 दूना 16, फिर थोड़ा और बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22। तो इस तरह से पूरा भाग भी धीरे धीरे चुपके चुपके क्या हो जाएगा, खत्म। फिलहाल भाग 1 में क्या बोले, भाग 1 में क्या बोले, कितने लोगों को यहां तक याद है जो अभी बोले हैं, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 8, कितने लोगों को याद है, हाथ उठाइए। बस, कितने लोगों को नहीं याद है वो हाथ उठाइए। डेली वही करते हैं लोग, नहीं उठे हुए नहीं करते हैं हाथ। चलिए देखिए, भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का क्या है, कितने राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं, 8 है ना, यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, भारत, यही है ना। तो पहले घर रहेगा तब ना उसमें रहिएगा, तो पहले क्या बन गया, घर, मतलब भारत आ गया। भारत आर्टिकल 1 हो, भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो, सब वही है, ठीक। बोलिए, अब आएगा भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में क्या है, और हमारे यहाँ एकल है कि डुअल, अमेरिका में डुअल। हमारे यहाँ सिर्फ भारत की नागरिकता है, बिहार झारखंड की, अमेरिका में कैलिफोर्निया का भी होगा और अमेरिका का भी, तो वहां दोहरी नागरिकता है। हमारे यहाँ एकल, सिंगल सिटीजनशिप है। बोलेगा सर हम दोहरी ले लेंगे, हम जाकर अमेरिका में बस लेंगे, तो हमारे यहाँ ये भी रूल किया है आर्टिकल 9 में कि अगर आप विदेश की कोई भी नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपके यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त की जाएगी। आर्टिकल कितना बोले, 9 में है ना। तो आर्टिकल भाग 2 में क्या है, नागरिकता। पहले भारत बन गया, फिर भारत में हम लोग रहने लगे तो क्या मिल गया, अब नागरिकता को पावर भी तो मिलना चाहिए, ऐसे ही जाकर बैठा दिया अच्छा लगेगा, नहीं। तो भाग 3 में क्या हो गया, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार पावर दिया किसको, नागरिक मतलब आदमी ना, आदमी को ना पावर दिया। अब ये नागरिक सिर्फ भारतीय या विदेशी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए बोलते हैं पावर किसको दिया, व्यक्ति को। तो व्यक्ति में दोनों आ जाएगा ना, तो पावर किसको दिया, व्यक्ति को। तो ये फंडामेंटल राइट पावर है किसका, व्यक्ति का। किसका है, तो पहले घर बनकर तैयार, उसमें नागरिकता मिल गया, नागरिक को पावर मिल गया, अब पावर का मिसयूज भी तो करेगा।
तो उसको रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तब राज्य को पावर दिया कि जहां इधर उधर करता है तो 4 हाथ लगा दो। राज्य को पावर दिया, भाग कितना 4, डीपीएसपी। डीपीएसपी पावर दिया है किसको? राज्य को। जैसे आर्टिकल 45 में शिक्षा का अधिकार आपको नहीं करना है, वो बोलता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि आपका शिक्षा का अधिकार को पूरा करे। जैसे आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता महिलाओं का, तो प्रसूति सहायता आपको नहीं बोला, बोले राज्य का ये फर्ज होगा कि प्रसूति सहायता उसको अनिवार्य किया जाए। समझ रहे बात को? ये पावर किसको दिया है? तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि राज्य को पावर दिया गया इसमें किसमें? भाग 4 में। और 3 में जो दिया गया हो किसको? व्यक्ति को। नागरिक भी दे सकता है, नागरिक भी है, व्यक्ति भी है, लेकिन व्यक्ति ज्यादा सुटेबल है क्योंकि विदेशियों को भी तो पावर दिया गया है। तो यहां पर याद रखिएगा, भाग 3 में क्या हो गया? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या हो गया? डीपीएसपी। न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हैं। कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल 37 में है ना। जैसे भोज पार्टी में खाना खाने जाते हैं ना, तो भोज पार्टी में जो खिलाता है वही खाते हैं कि जो मांगते हैं वो देता है। जैसे नॉर्मल गए, वेजिटेरियन वाला पार्टी है, आप गए जाके बोले मीट लाओ, मछली लाओ, चिकन लाओ, तो उठा के भगाएगा कि नहीं? बोला चल निकल। तो भोज पार्टी है आपका, है ना। तो जो आपको खिलाएगा वो खाइए, नहीं देगा नहीं है तो चुपचाप बैठे रहिए। वही है कौन? डीपीएसपी। देता है राज्य सरकार तो लीजिए, नहीं देता है तो सीधा चुपचाप बैठे रहिए। आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट अगर नहीं देगा, ये रेस्टोरेंट वाला खाना है, हम इतना रुपया दे रहे हैं, हमको खाना है मीट तो मीठे लाइए, हमको लाना है पनीर तो पनीर लाइए, होगा कि नहीं? और नहीं लाएगा तो मार हो जाएगा कि नहीं? ये भाग 3 है फंडामेंटल राइट, और 4 में क्या है? डीपीएसपी। अब ये बन गया। इसके बाद है भाग 5 संघ। भाग 5 जितना भी काम होगा जो आपका सेंट्रल वाला दिखेगा सब आंख बंद करके मारना है। किसमें? 5 में। जैसे राष्ट्रपति भारत में है कि राज्य में? बिहार का राष्ट्रपति होता है, बिहार का रहने वाला राजेंद्र प्रसाद है वो अलग बात है, लेकिन बिहार का राष्ट्रपति है कि भारत का राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति भारत का कि बिहार का? प्रधानमंत्री तो बिहार का होता है। तो प्रधानमंत्री कितना भाग? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो जहां जहां केंद्र वाला का सब किसमें? 5 में। भाग 6 में क्या है? राज्य। भाग 6 में तो मुख्यमंत्री भारत का होता है ना, होता है। किसका होता है? राज्य का होता है। तो किस में आ जाएगा? तो सिर्फ आपको देखना है कि केंद्र में है या राज्य में। अगर केंद्र में होगा तो भाग, अगर राज्य में है तो भाग, ठीक है। और भाग है 8, 7 पढ़ना नहीं है, वो निश्चित किया हुआ है। भाग 8 जो है पढ़ना है, इसे सब पढ़ना है, लेकिन जो मुख्य है उसको पहले पढ़ लेना है। तो भाग आपका 8 में है यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो संघ कितना में? संघ कितना में? संघ कितना में? राज्य किस में? राज्य किस में? राज्य किस में? संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। भाग 1 में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 5 में संघ, संघ ना, भाग 6 में राज्य, भाग 8 में। तो हमारे संविधान के कौन से भाग में जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है? तीसरा भाग। तीसरा भाग मतलब फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मतलब किसको दिया गया है? व्यक्ति को। आर्टिकल 15 जान रहे हैं? 15 है ना। किसी भी कोई भी व्यक्ति है तो धर्म, मूल, वंश, भाषा वगैरह वगैरह के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल कितना? वही जातिगत भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल कितना? 15। और ये किस भाग से संबंधित है? इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। कहां बना मौलिक अधिकार? कहां बना मौलिक अधिकार? ब्रिटेन। वही बना 1215 का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ना, 1215 का मैग्ना कार्टा। प्राचीन भारतीय समाज में सबसे निचले स्तर पर किस समूह को स्थान दिया गया है? शूद्र को। किसको स्थान दिया गया? शूद्र को। ये इतिहास का प्रश्न इसमें डाल दिया है ना। शूद्र को। पहले था वर्णाश्रम व्यवस्था। कौन व्यवस्था? हिस्ट्री में पढ़िएगा तो वहां पर आएगा वर्ण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था। और कहा गया जो ब्रह्मा जी थे, कौन थे? हाँ, ये कौन है? कौन है ये? कौन है बोलिए? ब्रह्मा जी। कौन है? प्रणाम कर लीजिए। कौन है? कौन है? अरे पीछे से नहीं बोल रहे, कौन है ये?
पीछे वाले बैंच कौन है? सबसे कोना में जो दोनों बैठे है, बोलिए कौन है? ब्रह्मा जी बोलिए, बोलिए ब्रह्मा जी। हाँ, इधर वाला सब ब्रह्मा जी बोले। सिर्फ पाप का भागीदारी हम ही बनेंगे? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप भगवान ऊपर से देखेंगे कौन कौन बोला हमको ही ब्रह्मा जी। और जो दो को बचल था उसको छोड़े होंगे, बोलेंगे इसको भी लपेट लो भाई। तो हमारे साथ आप लोग भी चलिएगा कि नहीं? तो मंत्री परिषद हर एक लोगों के जो जुड़ा हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं आर्टिकल 75 का 3 में लिखा हुआ है कि मंत्री परिषद एक दूसरे के ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा का, होता है ना। यानी हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सजग रहता है। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जारी हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्री परिषद क्या हो जाते हैं? हर एक में, जैसे अभी एक कोई देखिए ये दोनों बात कर रहा है, एक अब इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी होगा। अविश्वास प्रस्ताव अगर जारी हो गया तो ये तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और मेरे साथ हम तो प्रधानमंत्री ना है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन? तो प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्री परिषद क्या हो जाएंगे? किसके कारण? सिर्फ एक आदमी के कारण, यही ना है। आर्टिकल कितना बोले? 75 का 3, 75 का याद रखिएगा, आर्टिकल 75 का 3। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन लोकसभा, है ना। लेकिन अगर पूछेगा व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति। तो मंत्री पर लिख लीजिए, दो क्वेश्चन बन रहा है। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जल्दी जल्दी लिखिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़ा घसीट के लिखिएगा, जल्दी जल्दी। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, झटका लगा? झटका लगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, झटका लगेगा। लोकसभा कब कब होगा? सामूहिक रूप से। अभी क्वेश्चन पलटी मार दिए, ये तो झटका देता है बीपीएससी भी। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत है ना, उसको गोल कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल अगर रहेगा, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब जैसे हम और आप, तो क्या होगा? व्यक्तिगत। दूसरा पॉइंट लिखिए, मंत्री परिषद, वो याद नहीं है, देख लीजिएगा ना। ना राष्ट्रपति। उसके बाद लिखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मिला के अगर बोलेगा तो, है ना, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका आर्टिकल है 75 का 3। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत थोड़े है। बोला रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति है, इस्तीफा देने इसका मतलब अलग थोड़े है। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री चुना, जरूरी थोड़े वही हटाएगा, या राष्ट्रपति चुना प्रधानमंत्री को, जरूरी थोड़े वही हटाएगा। चुनने वाला कोई और, शपथ दिलाने वाला कोई और, हटाने वाला कोई और भी तो हो सकता है। अब आइए यहाँ हिस्ट्री में, हो गया, लिख लिया ना। इंडिविजुअली पूछेगा तो राष्ट्रपति, कलेक्टिव पूछेगा तो लोकसभा। क्लियर है? कलेक्टिव वाला क्या? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। आर्टिकल याद नहीं, देख लीजिएगा थोड़ा। अब आर्टिकल रहता है याद तो हम यहाँ वकील नहीं बन जाते हैं। क्या हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए, इधर बोलिए, इधर बोलिए। राष्ट्रपति के प्रति बोले तो राष्ट्रपति के प्रति। क्या कंफ्यूजन है? अरे भाई, आप लोग मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में कंफ्यूजन हो रहे हैं। मंत्री परिषद का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है कौन? प्रधानमंत्री। हम वो क्वेश्चन थोड़े पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो किसके प्रति होगा। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? अन्य मंत्री को नियुक्ति भी कौन करता है? किसके सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति ना कर रहा है। तो अगर पूछेगा कोई भी जो मंत्री परिषद है वो इंडिविजुअली किसके प्रति है, तो राष्ट्रपति के, और कलेक्टिव पूछेगा तो लोकसभा के प्रति। चलिए आप ध्यान दीजिए, अब देखते हैं हम लोग, ये कौन है? ब्रह्मा जी। कहा गया ब्रह्मा के मुख से निर्माण हुआ ब्राह्मणों का। किसका निर्माण हुआ? ब्राह्मणों का। ब्रह्मा जी का जो भुजा है, भुजा मतलब हाथ, इससे निर्माण हुआ किसका? क्षत्रिय का। ब्रह्मा जी के जांग से, जंघा है ना, जंघा से हुआ वैश्य का निर्माण। किसका?
और जो तलवा है कौन सा, तलवा, तलवा की तालु, तलवा, इससे हुआ किसका निर्माण, शूद्र का। किसका निर्माण, शूद्र का। तो देखिए मुंह से हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं। तो यहाँ तंत्र मंत्र वगैरह का पूजा पाठ कराने का किसका अधिकार है, आज भी देखिए कौन कराता है पूजा पाठ, ब्राह्मण। मारपीट योद्धा में संलग्न है कौन, क्षत्रिय। तो हाथ से क्या करते हैं, मारते हैं, कोई सामने वाला मारा दिए धुन के, नहीं। तो क्षत्रिय का काम क्या है, मारपीट करना। ये किससे बना, भुजा से। और ये जंगा, जांग नहीं रहेगा तो आन जान कर पाएंगे, आयात निर्यात हो पाएगा नहीं। तो ये वैश्य का काम था व्यापार वाणिज्य करना। क्या करना, व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि नहीं। किस आर्टिकल में, 19(1) का कौन सा, सबसे लास्ट वाला, एफ जी, जी ना, जी ना, जी ना। और तलवा, तलवा मतलब पैर का नीचे वाला जो होता है, एक होता है तालू, मुंह के ऊपर में जो होता है। बचपन में आप लोग दूध चुरा के खाए हैं, सूखा वाला दूध अमूल उमूल का, ईमानदारी से सब खाता है, बताता नहीं है, कितने लोग खाए हैं। हाँ, अब मुंह में जल्दी से फांक जाते थे और वो सड़ जाता था ऊपर, याद है, तब उंगली निकालते थे, याद है कि नहीं। कितने लोग ऐसे करके खाए, हाथ उठाइए। खाए सब लोग बोल नहीं रहे होंगे, नहीं नहीं हम तो नहीं खाया, हम अच्छे लड़का थे तब खाया है। तो उसको बोलते हैं तालू। और ये जो पैर वाला है वो क्या है, तलवा। तो ये भी डायलॉग मारता है, तुम्हारे जैसे तो मेरे पैर के तलवे के नीचे रहते, बोलते हैं। तो तलवा सबसे नीचे ना हो गया, तो सबसे खराब स्थिति किसका था, शूद्र। इसका था तीनों वर्णों का क्या करना, सेवा करना। तो सबसे अच्छा स्थिति में कौन, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। इसी को चेंज कर दिया था कौन, अशोक। बोला राजा का बेटा राजा नहीं होगा, क्षत्रिय को पहले ब्राह्मण को दूसरा। गुस्सा जाएगा कौन, ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण का स्थान पहले स्थान पे है। अशोक आगे बोला ए तुम नीचे चल, क्षत्रिय जो मारपीट करने वाला उसको लाओ ऊपर। तो क्षत्रिय को ऊपर लाया, ब्राह्मण को नीचे, तो नाराज कौन हो जाएगा, ब्राह्मण डायलॉग मारेगा। यहाँ पर शूद्र और वैश्य में शूद्र सबका सेवा करता था। अशोक आया तो बोला नहीं सेवा क्या करेगा, इसके साथ साथ चलो। तो वैश्य के साथ कंधा में कंधा मिला के चलने लगा कौन, शूद्र। यहाँ पर गुस्सा कौन हो जाएगा, तो समाज का दो प्रमुख वर्ग ब्राह्मण और वैश्य नाराज हो गया किससे, अशोक से। तब वो डायलॉग मारेगा, रे मूर्ख बालक, सदियों से चले आ रही परंपरा को तू तोड़ेगा। किसके खिलाफ, अशोक। लेकिन कहते हैं जाके आके माई साई मार सके ना कोई। तो अशोक को कोई भी कुछ कर पाया। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद तुरंत ब्राह्मण समाज आ गया। जो वंश था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश पढ़े ना, तो अशोक किस वंश का था, वाह धन है देवी लोग। अशोक नंद वंश का शासक बन गया, मौर्य वंश ना, पक्का ना। तो मौर्य वंश के बाद जितने भी वंश हुए, शुंग वंश आए, कर्ण वंश आया, सातवाहन वंश आया, वो सब का सब कौन सा वंश था, ब्राह्मण वंश। समझ में आया। खैर हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो शूद्र की स्थिति काफी क्या थी, खराब। शूद्र की स्थिति क्या थी, खराब। यही बोल रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा सामाजिक भेद है, प्राचीन भारतीय समाज में सबसे निचले स्तर पर किस समूह का स्थान दिया गया था, शूद्र को। जबकि पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे क्षत्रिय, तीसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे शूद्र। भारतीय संविधान में एक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और पालन करने की स्वतंत्रता कहां दी गई है, आर्टिकल कितना है, 25, अनुच्छेद कितना, 25। और 25 से 28 किस बात के लिए है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और उसमें आर्टिकल बोला है कौन, और 25 में है क्या, अंतःकरण। क्या है एक शब्द, अंतःकरण। अब ये आप लोग एक मूवी देखे होंगे महेश बाबू का, उसमें बोलता है अंतःकरण से। अंतःकरण मतलब अंदर से। तो अंतःकरण मतलब हो गया अंदर से। तो किसी भी धर्म को आपको मानने की क्या है, स्वतंत्रता। जैसे हम मान लीजिए हिंदू है, तो हमको मन कर रहे हैं हम मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर ले, हमको कोई रोक लेगा, तो हम किस धर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, मुस्लिम। सिख मन कर रहा है तो सिख, ईसाई मन कर रहा है तो ईसाई। जो धर्म कर रहा है वो धर्म मान सकते हैं कि नहीं। और जब धर्म मानेंगे तो धर्म का आचरण करेंगे कि नहीं। मुस्लिम लोग पूजा करने कहाँ जाता है, मस्जिद। तो हम अगर मुस्लिम बन गए तो कहाँ जाएंगे, मस्जिद। हिंदू लोग पूजा करने कहाँ जाता है, तो हिंदू लोग अगर हिंदू बन गया तो कहाँ जाएगा, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग अगर बन गया वो कहाँ जाएगा, वो
चर्च जाएगा, उसी को बोलते हैं आचरण करना। क्या करना? तो जिस धर्म को मानेंगे उसी के रूप में क्या करेंगे? आचरण करेंगे, उसी के रूप में प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में लोगों को बताएंगे कि हम फलनवा धर्म को माने हैं। जैसे मुर्शीद कुली खान, नाम सुने हैं? बंगाल का पहला नवाब कौन? उसका एक्चुअल नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। क्या नाम था? सूर्य नारायण मिश्रा। वो मुस्लिम नहीं था, कौन था? दक्षिण भारत का ब्राह्मण था जिसका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। वो नाम अपना रख दिया मुर्शीद कुली खान। हम लोग को लगता है अच्छा खान है तो मुर्शीद कुली खान पक्का ये क्या होगा? मुस्लिम होगा, लेकिन एक्चुअल उसका नाम है सूर्य नारायण मिश्रा। तो 25वां का संबंध किससे है? हमारे धर्म से है, और वो भी धर्म को अंतःकरण के रूप में मानने को लेकर, मतलब किसी भी धर्म को हम स्वेच्छा से मान सकते हैं, उसके बारे में उसका प्रार्थना कर सकते हैं और उसके आचरण को हम लोग कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में सामाजिक विभाजन किन आधारों पर होता है? धर्म और जाति के आधार पर, और भी बहुत सारा है, भाषा के आधार पर भी होता है, रीति रिवाज संस्कृतियों के आधार पर भी होता है। लेकिन जो एससीईआरटी लिखा है उसके अनुसार कि भारत के संदर्भ में सामाजिक विभाजन जो है वो उसका आधार क्या है? धर्म और जाति। आज भी धर्म और जाति के नाम पे लोग लड़ने में लगे हुए हैं। अभी तक हम लोग समझते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, पहले वाले लोग बदमाश थे, समझ नहीं पाए, अंग्रेज लोग इतना कुछ किया, सब लोग अगर साथ मिलकर अंग्रेज को मारता तो अंग्रेज टिकता। अच्छा, अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी कि भारतीयों की? लेकिन शक्तिशाली था कौन? अंग्रेज इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि उसके पास टूल्स था। अरे एक अंग्रेज एक बंदूक लेकर आया है, लेकिन अगर उसमें 50 भारतीय अगर लद जाए एक बार में तो बंदूक छीन लेगा कि नहीं? उसी बंदूक से 10 अंग्रेज को धो देगा कि नहीं? लेकिन उसके लिए थोड़ा जिगरा चाहिए ना, वो चीज नहीं करता, लोग समझ भी नहीं पाता है। आज देखिए हम लोग को, आज उस समय में अंग्रेज था, आज राजनेता या अलग अलग लोग हैं, हम लोग उसके खिलाफ वो जैसे जैसे बोलता है हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। लड़ने का आधार बोलेगा नहीं सर हम लोग टीचर वाले हैं, कभी लड़ाई नहीं करते, हम लोग के पास बहुत दिमाग है, लेकिन दिमाग नहीं है। धर्म के आधार पे आप नहीं लड़ते होंगे, जाति के आधार पे नहीं लड़ते होंगे, लिंग के आधार पे नहीं लड़ते होंगे, लेकिन पढ़ाई के आधार पे लड़ना शुरू कर देते हैं। टीआरई वाले हैं, हम रेलवे में नहीं जाएंगे, रेलवे वाला हम थोड़ी तैयारी करते हैं। हो जाता है कि नहीं? हो गया कि नहीं? बोलते ही नहीं है। रेलवे का आंदोलन हुआ उसमें टीआरई वाला नहीं, बीपीएससी वाला आंदोलन हुआ उसमें रेलवे वाला गया नहीं, तो ये हो गया कि नहीं? यही तो कर रही है सरकार। लेकिन हम लोग अभी थोड़े समझ, 500 साल के बाद वाला इतिहास में लिखा जाएगा कि हमारे पूर्वज लोग क्या थे? बेवकूफ, आपस में लड़ रहे थे रेलवे और बीपीएससी को लेकर। अगर सारा स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट तो सब एक जगह आ जाएगा कि नहीं? सरकार का हालत क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तुरंत सरकार जो बोलिएगा वो करेगी। लेकिन ये हम लोग में एकजुटता है? एक आदमी को मारना शुरू किया तो भाग 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 पिटे लो भाग नहीं। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संबंध में क्या कहा है? धर्म को राजनीति से किधर रखना है? बोला अलग रखना चाहिए, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता है। वही लिखा है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संबंध में क्या कहा था? कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, और राजनीति पे धर्म का प्रभाव अगर होगा तो जरूरी है। धर्मो रक्षति धर्मा, धर्म ही धर्म का क्या करता है? रक्षा करता है। एक अच्छा राजनीति चलाने के लिए आपको धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, और धार्मिक रूप से जब आप काम करिएगा तब वो अच्छे जगह पर कर पाते हैं। आज हम लोग पढ़ाई के दौर में सिर्फ पढ़ते हैं, व्यावसायिक पढ़ाई, टीआरई का तैयारी कर रहे हैं सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल हो गया तैयारी, लेकिन आज तक हम लोग अपने जो गीता कुरान ये सब के बारे में ज्यादा अध्ययन करने के बारे में सोचे? हम लोग के बारे में बौद्धिक नॉलेज थोड़ा भी है? 1% भी हम लोग के पास बौद्धिक नॉलेज नहीं है, तो हमारा दिशा कैसा होगा सोच लीजिए। ये जरूरी है कि हमारे सिलेबस में भी एक पार्ट कर दे, क्या? बौद्धिक पढ़ाई। सही होता है कि नहीं? बोलते ही नहीं है। तब आप गलत काम थोड़ा क्या कीजिएगा? कम कीजिएगा। अभी आपको पता ही नहीं चलता भगवान कुछ नहीं है, भगवान तुरंत बोलते माँ कसम, तुरंत बोलते एक करो माँ कसम खा के बोलते ही करेंगे, आज झूठ बोल रहे हैं, झूठ खाली है, बोलते माँ कसम नहीं खाए हैं, इतना सस्ता हो गया माँ कसम, नहीं बोलते हैं। अब पहले के समय में कसम का मतलब हो गया दृढ़ प्रतिज्ञा, बोल दिए तो बोल दिए, वचन जाए पर, अच्छा प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे में एक बहुत बड़ा बीमारी है, पता है, हम बोलते कुछ और है, याद रहता है। जैसे गाना गाएंगे ना, तो गाना, एक गाना का एक लाइन, दूसरा गाना का दूसरा लाइन, सुर वही रहेगा, अब सामने वाला जिसको याद है ना वो सुनते रहता है, कहाँ से आया चंद्रा सर ये गाना, सब परेशान रहता है। अभी भी यहाँ बोलते गाना स्टार्ट करता है, हम शुरू कर देते हैं गाना गाना, तो एक दूसरा तीसरा लाइन घुसता है, सब बोलता है सर हो गया माफ कीजिए, ना ना आप कितना भी बोलिएगा हमको पता है, एक लाइन गाएंगे दूसरा घुसेगा फिर अगला। अच्छा पढ़ा ले 19, अच्छा गाना गाना सुनाएंगे, जो गाना सुनना चाहते हैं एक क्वेश्चन पूछेंगे, पक्का? कौन बताना चाहते हैं क्वेश्चन?
किसी भी स्टूडेंट से अगर पूछे जो हाथ उठा रहे हैं और नहीं बताए तो आज के बाद लाइफ में कभी नहीं बोलिएगा। चलिए यहाँ देखिए। अच्छा, मौलिक अधिकार कितने भाग में है? डीपीएसपी किस में है? भाग एक में क्या है? बहुत अच्छा। 1918 में किन्हें मतदान का अधिकार दिया गया था? लिखिए महिलाओं को, लिखिए महिलाओं को, लिख लिए। बस आज की सभा यहीं पर तब समाप्त। ना अल्लाह नहीं करिए सर। किस विभाग में महिलाओं की सरकारी सेवा में भागीदारी बहुत ज्यादा है? शिक्षा में। शिक्षा में जो है, एजुकेशन वाले में जो है ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का भागीदारी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या चीज? नहीं तो हम क्वेश्चन पूछे कहाँ?